नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ हैं श्री अश्विनी महाजन जी। अश्विनी महाजन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी वर्षों से प्रोफेसर हैं। जेनेवा के बहुत सारे वो WTO के कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी अटेंड कर चुके हैं। भारत सरकार के बहुत सारी नीतियों में वो अपनी कीमती राय देते हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी वो करवाते रहते हैं। इसके अलावा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय को कन्वीनर हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है अश्विनी महाजन जी। तो आज हम लोग जिस मुद्दे पर व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूं, बात करना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, WTO ट्रिप्स किस तरह से इस समय ये कोरोना के समय में चीजों को रोके हुए हैं, किस तरह से इंटरनेशनल प्रेशर है भारत के ऊपर, किस तरह से नीतियां वहां पर तय हो रही है, उस बारे में आज का हमारा ये इंटरव्यू रहेगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा वो अश्विनी जी से रहेगा कि अश्विनी जी, इस समय भारत में अभी प्रधानमंत्री जी ने एक 5 बजे आकर जो व्याख्यान किया उसमें उन्होंने बताया कि भारत के अंदर हम लोग अभी काफी सारी वैक्सीन कंपनियों को परमिशन दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि दिसंबर तक लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी कि सारी दुनिया इस समय कोरोना से परेशान है और सारे करोड़ों अरबों में लोग हैं, बहुत सारे गरीब देश भी हैं। तो इतनी महंगी वैक्सीन भी फाइजर और बाहर के देश बेच रहे हैं। चलिए, भारत तो इतना सक्षम है कि भारत बना लेगा, लेकिन वो महंगी वैक्सीन कैसे अफ्रीका के देश और बाकी सारे देश लगवा पाएंगे? क्या ये वैक्सीन कभी सस्ती हो सकती है और कभी क्या ये मोनोपोली खत्म हो सकती है इन कंपनीज की? क्या चक्कर है ये पूरा, थोड़ा समझाइए जी। देखिए शुभम, यदि हम कोरोना के प्रारंभिक काल से देखें, तब से एक विषय ध्यान में आया कि यदि इस कोरोना महामारी से हमें पार पाना है तो उसका एक सबसे बड़ा रामबाण जिसको कहते हैं वो यदि हो सकता है तो वो वैक्सीन है। और पूरी दुनिया में बहुत से प्रयास हुए। तो मुझे ये बात करके कहते हुए बहुत गर्व का भी अनुभव होता है कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के लिए न केवल फार्मास्यूटिकल के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और पूरी दुनिया में 200 मुल्कों को हम दवाइयां सप्लाई करते हैं, बल्कि वैक्सीन में भी भारत बहुत बड़ी भूमिका रखता है। भारत दुनिया के उन 5 मुल्कों में है जो दवाई, ये जो वैक्सीन है वो बनाते हैं। और जब वैक्सीन के विकास की बात आई कि वैक्सीन बनानी है, नई वैक्सीन थी और सामान्य तौर पर कोई भी वैक्सीन विकसित करने के लिए, कोई भी बीमारी के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए, जब आमतौर पर बच्चों को लगाई जाती है वैक्सीन, तो विकसित करने के लिए लगभग 30 से 40 साल का समय लगता है। कम से कम 10 साल तो लगते ही हैं उसके लिए, जो ट्रायल्स होते हैं उन सब के लिए। लेकिन इतना समय मानवता के पास नहीं था और भारत ने बहुत से प्रयास किए और कम से कम 7-8 प्रयास भारत में चले और उसमें से 2 तो फलीभूत हो भी चुके हैं। एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई गई, और इसके अलावा एक और जो अभी एक कंपनी ने 30 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार को सप्लाई करने का वायदा किया है। इसके अलावा विदेशी प्रयासों से भी भारत में, क्योंकि भारत एक वैक्सीन प्रोडक्शन हब है, भारत की एक बड़ी कंपनी जो वैक्सीन बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक ऑक्सफोर्ड के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता करके यहाँ पर कोविशील्ड के नाम से एक वैक्सीन बनाई। यानी कुल मिलाकर के भारत में अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं और वैक्सीन लगी है तो भारत में लगी है। 23 करोड़ वैक्सीन हम अभी तक लगा चुके हैं और हमारी स्पीड भी बाकी सब मुल्कों से ज्यादा है। लेकिन क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, हम जनसंख्या के अनुपात के रूप में अभी कम लोगों को वैक्सीन लगा सके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि दिसंबर तक हम पूरे देश की जनसंख्या को लगा देंगे। और जहाँ तक वैक्सीन की उपलब्धता की बात है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, 2 डोज लगानी है, यानी कम से कम 270 करोड़ वैक्सीन हमें चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने में हमारी अनुभव भी है, हमारी क्षमता भी है और हम बना लेंगे। और ये भी बात बहुत एक संतोषजनक है कि
भारत ने जो अभी तक वैक्सीन बनाई है और भारत सरकार ने अभी तक जो वैक्सीन खरीदी है वो 150 रुपए से ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदी। कंपनियों का दबाव भी रहता है और उस कारण से कुछ प्राइवेट सेक्टर को पहले अनुमति दी गई वैक्सीन खरीदने की और कंपनियों को बेचने की, और कुछ हद तक ये भी बात आई कि वो बहुत महंगी दवाई वैक्सीन बेच रहे हैं और लोगों को बहुत महंगी मिल रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि 90% से ज्यादा वैक्सीन जो है वो सरकारी तौर पर लगाई गई और मुफ्त में लगाई गई, और आगे आने वाले समय में भी सरकारी तौर पर वैक्सीन लगेगी और मुफ्त में भी काफी बड़ी संख्या में लगेगी, ये बात भी स्पष्ट हो गई है। लेकिन अ, ये देखिए कि जब हमने पोलियो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया था तो एक ध्येय वाक्य चला था कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। उसी प्रकार से यदि कोई भी देश छूट गया और या किसी देश की एक बड़ी जनसंख्या छूट गई तो फिर ये महामारी दोबारा से सिर उठा सकते। इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया को ये वैक्सीन मिले, और पूरी दुनिया के मुल्कों की सरकारें भी इस बारे में चिंतित हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब अगर आप देखिए तो बहुत बड़े संख्या में ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी कंपनियां एकाधिकार रखती हैं, उनके पास पेटेंट्स हैं, उन्होंने वैक्सीन निर्मित की हैं, वैक्सीन उन्होंने विकसित की हैं, और उसको वो अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसको महंगी दर पर बेचना चाहते हैं। जैसे फाइजर कंपनी है, तो फाइजर ने जो दवाई जो वैक्सीन बनाई है तो वो लगभग 3,000-4,000 रुपए में उसको बेच रहे हैं। अगर सामान्य तौर पर जो विदेश में वैक्सीन बिक रही है वो $20 से लेकर $50 के बीच में बिक रही है। तो 50-60 डॉलर के बीच में अगर वो बिक रही हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ये 4,000 रुपए की जो वैक्सीन है, सामान्य जो मुल्क हैं, जो अफ्रीका के देश हैं, गरीब देश हैं, तो आप देखिए कि अमीर मुल्क तो केवल 12% जनसंख्या है पूरी दुनिया की, बाकी 88% जो जनसंख्या है वो मध्यम वर्गीय और गरीब मुल्कों की है। तो ऐसे में उनके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी महंगी वैक्सीन खरीद सकें। तो फिर क्या सुरक्षा चक्र तोड़ देंगे क्या? क्या क्या मानवता इस महामारी से हार जाएगी? इसलिए ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसे प्रयास करें, और ये कंपनियों के लिए भी जरूरी है कि ये कंपनियां अपने लाभ को छोड़ें। अगर फाइजर पिछले 1 साल में $26 बिलियन का रेवेन्यू कमा चुकी है, 150 रुपए की जो वैक्सीन है वो 4,000 रुपए में बेच रही है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना लाभ उनको हो रहा है। क्या उनके लाभों के लिए क्या पूरी मानवता दम तोड़ देगी? यह प्रश्न इस समय पूरी दुनिया में कौंध रहा है, और उस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही है, वो ये है कि पेटेंट फ्री वैक्सीन होनी चाहिए, और फिर हम तो आगे कहेंगे कि पेटेंट फ्री दवाइयां भी होनी चाहिए। तो अब अगर इसको पेटेंट फ्री करना है तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये कंपनियां कहें कि देखिए मानवता के लिए जरूरी है, हम ये दवाई, हम ये वैक्सीन बिना पेटेंट के रॉयल्टी लिए हुए हम लोगों को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया का इतिहास बताता है कि ये कंपनियां लाभों को छोड़ती नहीं, क्योंकि ये कंपनियां व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति ना होने के कारण इनमें हृदय नहीं। ये कंपनियां इतनी जायंट, इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इनके हृदय नहीं है। तो ये कानून से चलती हैं, तो कानून में बदलाव कैसे हो? तो उस दृष्टि से भारत सरकार ने इस बात को समझते हुए कि ये जरूरी है कि ये पेटेंट फ्री होना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। 1990-91 में ट्रिप्स के बारे में बातचीत शुरू हो गई थी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और 1995 1 जनवरी को WTO एग्जिस्टेंस में आ गया था, ट्रिप्स पर समझौता हो गया था। ट्रिप्स समझौते में ये बात कही गई कि अब कंपनियों को ज्यादा जो उनके IPRs हैं उनको ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और वो अपनी रॉयल्टी ज्यादा कमा सकेंगे और उन पर कोई अंकुश नहीं लगेंगे, ऐसा हमने किया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी बात आई ट्रिप्स के अंदर कि यदि मानवता पर कोई इस प्रकार का खतरा आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसीज आ जाए, वो भयावह बीमारियां आ जाएं, एड्स है, TB है, दूसरी है,
तो ऐसे में पेटेंट व्यवस्था नहीं लागू होगी, ट्रिप्स व्यवस्था लागू नहीं होगी और ये पेटेंट फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ऑटोमेटिक नहीं। तो ऐसे में भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ मिलकर के डब्ल्यूटीओ में एक प्रपोजल दिया कि महामारी के दौरान 3 से 5 साल के बीच में ये सारी दवाइयाँ, ये सारी वैक्सीन जो भी बनाई जाती हैं, वो सारी उसमें ट्रिप्स वेवर मिल जाए, ट्रिप्स से मुक्ति मिल जाए, यानी पेटेंट फ्री हो जाए। और ये बात चल रही है। अभी आप हाल ही के दिनों में सुन रहे होंगे कि अमेरिका जो इसका विरोध कर रहा था भारत के इस प्रस्ताव का, उसने भी साथ देने का निर्णय ले लिया। उसने भी कहा कि हाँ, हम इसको ट्रिप्स वेवर के इस प्रस्ताव का समर्थन कर देंगे। लेकिन अभी उन्होंने कहा वैक्सीन के लिए, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वो दवाइयों के लिए भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी यूरोपियन यूनियन की देश हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके पास बहुत सारे रॉयल्टीज हैं के अधिकार हैं, पेटेंट के अधिकार हैं, तो ऐसे में वो मानने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने भी G20 मुल्कों के सम्मेलन में ये कहा कि हम लोग पेटेंट वेवर का या ट्रिप्स वेवर का समर्थन नहीं करेंगे। और उसका कारण वो बताते हैं कि वेवर मिल भी जाएगा तो कुछ होगा नहीं। यानी वो कंपनियों की एक भाषा है कि अगर आप पेटेंट वेवर करा भी लोगे तो हमारे पास उसके रॉ मटेरियल का अधिकार है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसके ट्रेड सीक्रेट्स हमारे पास है, तमाम प्रकार की बात। तो ऐसे में उनकी बातों को सुनकर के भारत ने उसमें एक और एडिशन कर दिया है कि ये जो पेटेंट वेवर होगा, ये जो ट्रिप्स वेवर होगा, उस वेवर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, उस वेवर में रॉ मटेरियल की सप्लाई भी सुनिश्चित करनी होगी, इस वेवर में साथ ही साथ हमें ट्रेड सीक्रेट को भी इंक्लूड करना होगा। ये सारी बातें भी उसके अंदर आ गई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक तरफ मानवता के लिए प्रयास चल रहा है डब्ल्यूटीओ में, और आज 8 और 9 तारीख को इसके बारे में बातचीत जिनेवा में जारी है, और 2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन से देश का रुख कहाँ पर है। और इससे पहले स्वदेशी जागरण मंच ने यूरोपियन यूनियन के देशों को, उनके सभी राजदूतों को और यूरोपियन यूनियन को हमने पत्र लिख करके ये कहा है और अपनी नाराजगी जाहिर की है कि आप मानवता के सामने इस प्रकार की चुनौती खड़ी मत करिए। और यह जो ह्यूमन राइट्स का भी विषय है और जिन संधियों पर आपने हस्ताक्षर किए हुए हैं उनका उल्लंघन भी है। तो इसलिए ये मानवता की बात है, मानव अधिकारों की बात है। जिन मानव अधिकारों के बहुत पैरोकार आप बनते हैं, उन मानव अधिकारों के पैरोकार जब आप बनते हैं तो अब कंपनियों के पैरोकार आप क्यों बन रहे हैं? ये प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न उनके सामने हमने खड़ा किया है। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है इस विषय में। और स्वदेशी जागरण मंच ने इसके लिए एक और अभियान छेड़ा है कि हम पूरे दुनिया में इसके बारे में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अभी तक लगभग 10 लाख लोग हमारे इस अनुरोध पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और अभियान और जोर पकड़ेगा और पूरी दुनिया से हमें सहयोग मिलेगा। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब कुछ कंपनियां, मतलब एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि सर्विस सेक्टर जो है, ये बोलते हैं कि हम सर्विस सेक्टर में हैं और सर्विस सेक्टर में आप लोगों की जान बचाने के लिए हो, और उस सेक्टर में जिस समय महामारी आई हुई है, उस महामारी के समय भी यदि आप दवाई का जो कैसे बनाई वो बाकी देशों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप सिर्फ मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हो। और वो यदि पेटेंट और वो आप कॉपीराइट के उस जाल में उलझे हुए हो तो उतने समय में करोड़ों लोगों की जान चली जाएंगी। तो ये तो मतलब मानवता के नाते इन लोगों को करना चाहिए। और जहां तक पैसे कमाने की बात है तो पिछले 1-1.5 साल में वो उतना पैसा ऑलरेडी कमा चुके हैं वो लोग, फाइजर हो या बाकी की जो कंपनीज हो, दवा बेच करके उनका सर्वाइवल उससे हो सकता है। तो ऐसे समय में भी यदि ये कंपनीज और यूरोपियन यूनियन के कुछ लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते कि दुनिया के साथ दवाई का फॉर्मूला शेयर हो और सारी दुनिया वो दवाई बना सके, तो ये तो सबसे ज्यादा मानवता के खिलाफ है और क्रोनी कैपिटलिज्म का एक इससे
बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। तो स्वदेशी मैं तो ये भी कहूंगा कि बहुत सारे उनके पैरोकार और भी हैं। बिल गेट्स उनमें से एक है। बिल गेट्स ने कहा है कि वैक्सीन का फार्मूला मैं भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं हो? आप तो दुनिया में सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट बन रहे हो। आप तो ये कह रहे हो कि मैं दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए हूँ। जब आप फार्मूला शेयर नहीं करोगे, और किसके साथ फार्मूला शेयर नहीं करने की बात कर रहे हैं? भारत के साथ। क्या कह रहे हैं कि भी उससे क्वालिटी ऑफ वैक्सीन खराब हो जाएगी। पूछे जरा बिल गेट्स से कि जितने भी मुल्कों को वैक्सीन सप्लाई की जाती है, कौन सप्लाई करता है? भारत करता है। भारत की कंपनियां करती हैं। और वही भारत की कंपनियां जो जो उसके कार्यक्रम में, बिल गेट्स के कार्यक्रमों के दृष्टि से पूरी दुनिया में जो है वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, वो घटिया वैक्सीन बनाएंगी। तो ये सारे जो तर्क हैं, वो तर्क जो दिए जा रहे हैं, ये गलत तर्क हैं। और वास्तव में इस समय मानवता खतरे में है। और ये बिल गेट्स हो, ये यूरोपियन यूनियन हो, या ये कंपनियां हो, ये सारे इनका कॉकस बना हुआ है। इसको तोड़ने की जरूरत है। तो ये मल्टीनेशनल्स के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बिल गेट्स के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सब लोग असहाय होते हैं कि क्या करें। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने उन्हीं के नियमों के बीच में से एक तरीका निकाला है कि जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स ट्रीटी के अंदर ये लिखा हुआ था, जैसा कि अभी अश्विनी जी ने बताया, कि मतलब यदि महामारी आती है, कुछ बड़ी बीमारियां आती हैं दुनिया में, तो ये नियम लागू नहीं होगा जो पेटेंट वाला है, कॉपीराइट वाला है, और लोगों को आपस में एक दूसरे की मदद और शेयरिंग करनी होगी। लेकिन वो अपने आप केवल लिखा ही नहीं हुआ, केवल लिखा ही नहीं हुआ। उसके बाद 2001 में दोहा सम्मेलन में इसके बारे में और क्लैरिफाई करते हुए कि कई जो कंपनियां हैं या सरकारें हैं गड़बड़ ना करें, और उसके और क्लैरिफाई करते हुए इसका एक डिक्लेरेशन हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में कंपल्सरी लाइसेंस दिया जा सकता है, दिया जाएगा। और केवल यही नहीं है कि अपने मुल्क के लिए दवाइयां बनाएंगे, बल्कि अगर जिन मुल्कों में इस प्रकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि अगर कई मुल्कों में वैक्सीन बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर हम उनको दे भी देंगे फार्मूला, तो वो बनाएंगे कैसे? तो ऐसे में भारत वैक्सीन बना सकता है, और वो देश उनको उसी दाम पर, सस्ते दाम पर उसको खरीद सकते हैं। यानी पैरेलल इंपोर्टेशन, ये स्पेशल शब्द का उपयोग वहां उस दोहा डिक्लेरेशन में किया गया। यानी केवल यही नहीं है कि ट्रिप्स में लिखा गया था, उसके बाद दोहा के डिक्लेरेशन में भी इसको शामिल किया गया। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि सारे देशों ने, मतलब दोहा का जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर यदि ये बात कही गई है तो वो तो सबके ऊपर बाध्य होती है, और उसके बाद भी ये नहीं मान रहे तो ये तो मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में मामला जा सकता है। इतनी बड़ी एक चीज है। तो अगर ये लोग अभी भी नहीं मानते तो ये तो मतलब मानवता के बिल्कुल खिलाफ है, और ये सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगी ये पूरी फार्मा लॉबी और यूरोपियन यूनियन की लॉबी के किस तरह से पैसा कमाने के लिए सारी दुनिया के लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसके आगे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही कि स्वदेशी जागरण मंच ने एक कैंपेन चला रखी है जिसमें 10 लाख लोग साइन कर चुके हैं दुनिया भर में, और वो भी सारा का सारा डेटा जो है आप वहां भेजेंगे उन लोगों को यूनाइटेड नेशंस में और WTO वगैरह में। तो ये कैंपेन किस तरह से काम करेगी और इसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? कई लोग सोचते हैं कि ये साइन से कुछ इफेक्ट नहीं होता, इसको ये कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इससे चीजें बदली जा सकती हैं? जी। लोकतंत्र में हर चीज का प्रभाव होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो राम राज्य था, तो उस समय किसी एक व्यक्ति ने कोई शब्द बोला तो उसका कॉग्निजेंस उस समय भगवान श्री राम ने भी लिया, और वही भारत देश है और डेमोक्रेसी है। अब तो हर 5 साल के बाद सरकार चुनी जाती है, और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। और सारी दुनिया इस बात को दुनिया के लोग इस बात को बड़े गंभीरता से देख रहे हैं कि हमारे देश की सरकारें क्या कर रही हैं। आप देखिए कि अगर अमेरिका की सरकार ने, मैंने अभी पहले जिक्र किया, जो पहले कंपनियों के समर्थन में इस ट्रिप्स वेवर के प्रस्ताव का विरोध कर रही थी, वो सरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसी ने ही अब उसका समर्थन करने का निर्णय लिया।
ये अचानक नहीं हुआ, ये एक बड़े प्रयास के बाद हुआ। और वो प्रयास था वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी वहां के उनके सांसदों ने, उनके प्रभावशाली लोगों ने, उनके नोबेल लॉरिएट्स ने बाइडेन को पत्र लिखा कि ये तो गलत है, आप इस प्रकार से कंपनियों के समर्थन में मानवता के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हो, ये सही नहीं है। तो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का उसके बाद का जो बयान है, उस प्रयास के बाद का जो बयान है, वो आप देख रहे हैं। उसी प्रकार से यूरोपियन पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव आया है कि ये तो सही नहीं है। यानी यूरोप के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो हमसे भी मिलते जुलते रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है। और अभी हमने ये भी तय किया है कि एक फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हम बनाएंगे आगे चल करके। काफी लोगों से बातचीत भी हुई है, भारत के भी सांसदों से हुई है, पूर्व सांसदों से भी हुई है, और दुनिया भर के सांसदों से बात हुई। यानी दुनिया में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सामने ये जितनी भी ताकतें होती हैं वो बौनी हो जाती हैं। और यदि दुनिया के लोग एक बार उठ खड़े होते हैं तो कोई दुनिया की कंपनी की ताकत नहीं होती, किसी बिल गेट्स की ताकत नहीं होती, किसी WTO की ताकत नहीं होती कि उसके सामने खड़े हो जाए। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैंने अभी दोहा डिक्लेरेशन का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि WTO में सभी देशों ने एक मत से, कंसेंसस से ये निर्णय लेकर के और दोहा डिक्लेरेशन उस दोहा सम्मेलन के पहले ही दिन कैसे कर लिया होगा? उसके पीछे भी एक इतिहास है। उसके पीछे का इतिहास ये है कि साउथ अफ्रीका में एड्स की बीमारी बहुत फैली हुई थी। ये मैं जो कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आप कोई भी इस सारे रिकॉर्ड को तहकीकात कर सकता है, मैं जो बता रहा हूँ। तो एड्स की दवाई जो कंपनियां बहुत महंगी दर पर बेचती थी, 12,000 से $15,000 में। उन्होंने हमारे देश को कॉन्टेक्ट किया और हमारी सिप्ला नाम की एक कंपनी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये आपको $300 में बना करके दे सकते हैं। $300? वो तो हैरान हो गए। हाँ, वैसे तो हम $600 की बेचते हैं, लेकिन आप मांग रहे हैं, सरकार मांग रही है, तो हम $300 वहां के लोगों की भलाई के लिए दे सकते हैं। तो उन्होंने खरीद लिया हमसे। वहां उन्होंने WTO में, उन कंपनियों ने WTO में कंप्लेंट दायर कर दी कि ये तो तरीका ठीक नहीं है, हमारे लाभ खत्म हो रहे हैं, ये वहां से $300 में खरीद के ला रहे हैं। सिप्ला अपने देश के लिए बेचे, आप हमारे ये साउथ अफ्रीका में कैसे बेच रही है? तो ऐसे में वहां के लोगों को गुस्सा है। उन्होंने वहां की जो 39 कंपनियां थी, उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उधर अमेरिका भी घबरा गया कि अगर ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया तो क्या होगा, तो ये ट्रिप्स तो सब ढह जाएगा। तो उन्हें आनन फानन में पहले ही दिन, किसी भी सम्मेलन में पहले चर्चाएं होती हैं, फिर उसके ऊपर डिक्लेरेशन होती है, पहले ही दिन पहला प्रस्ताव और डिक्लेरेशन आ गई, जिसमें मैंने जिसका जिक्र किया कि उसमें पेटेंट फ्री होगा और कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाएगा, पैरेलल इंपोर्टेशन होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बात। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप चिंता मत करिए। कैंसर ड्रग के साथ भी हुआ था ना, कैंसर की कोई भारत की ड्रग थी जो सस्ती थी। हाँ, वो भी क्या हुआ कि अभी तब तक नया पेटेंट कानून अभी लागू नहीं हुआ था, और वो जो ड्रग थी वो पुरानी ड्रग थी। तो किसी तरीके से उन्होंने गड़बड़ करके यहाँ पर अपने देश में उसको रीपेटेंट करा लिया था, और यहाँ एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट के नाते 2003 में ये उन्होंने ये हमारी जो कंपनियां बना रही थी वो कैंसर ड्रग, उनका प्रोडक्शन बंद करवा दिया था। ये बात है 2003 की, और नोवरातिस नाम की कंपनी थी जिसने ये सब काम किया था। तो हमारी 6-7 कंपनियां बनाती थी, उनका प्रोडक्शन बंद हो गया। तो तब स्वदेशी जागरण मंच ने जाकर के उस समय की जो हेल्थ मिनिस्टर थी बहन सुषमा स्वराज जी, उनसे हमने इस बात का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हम इसका समाधान करेंगे, और 2005 1 जनवरी को जो पेटेंट कानून लागू हुआ उसमें हमने वो प्रावधान समाप्त कर दिया कि हम कोई भी दवा जो रीपेटेंट कराई जाती है उसको हम मान्य करेंगे। तो रीपेटेंटिंग, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट
आर्टिकल 3D के अंतर्गत हमने अमान्य कर दिया और उसके बाद से वो कंपनी दवा बना रही है। उसी प्रकार से एक नाटको नाम की एक कंपनी है भारत की, वो भी एक कैंसर की दवा बनाती है जो किडनी का कैंसर रहता है उसके लिए। उसके अभी CEO से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो 3 लाख की दवाई थी, भारत में केवल 200 लोग उसको खरीद पा रहे थे, यानी जिनको किडनी का कैंसर हो जाता है 200 लोग ही खरीद पा रहे थे। वो दवाई 6,000 रुपए में उस नाटको कंपनी ने बना करके भारत में लॉन्च कर दी और आज हजारों लाखों की संख्या में लोग उसको खरीद पा रहे हैं, अपने इलाज करा पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो पेटेंट व्यवस्था है, पेटेंट व्यवस्था मानवता से ऊपर नहीं हो सकती। मानव को के लिए जब कोई ऐसा खतरा आता है, कोई महामारी आती है, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर हो, टीबी हो, एड्स हो, और भी कोई बड़ी बीमारी आती है, तो ऐसे में ट्रिप्स का ही कहना है कि वो ट्रिप्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो ऐसे में आप चिंता नहीं करिए, 10 लाख लोग, वैसे तो एक ही व्यक्ति काफी होता है दुनिया को बदलने के लिए, यहाँ 10 लाख लोग अभी तक हस्ताक्षर कर चुके हैं और 50 लाख लोग हस्ताक्षर और करने वाले हैं। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, उसको वो मानवता को दरकिनार करके अब उन कंपनियों के लाभों को आगे बढ़ाए। जी, इंटरनेट युग में वैसे भी ये बहुत मुश्किल है कि चीजों को छुपा कर रखा जाए। और हम लोग तो ये भी नहीं बोल रहे कि आपने एप्पल बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, गूगल बनाया तो उन पर लेते रहो पेटेंट, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, सर्विस सेक्टर है जहां पर मानवता को जरूरत है, उसमें तो कम से कम इन चीजों को रॉयल्टी फ्री, कॉपीराइट फ्री करना चाहिए। और बल्कि ये तो सबसे शेयर करना चाहिए। भारत का तो प्राचीन काल से, आयुर्वेद के समय से ये विचार रहा है कि जो भी चीज हम बनाते हैं वो दुनिया भर से पेटेंट फ्री, कॉपीराइट फ्री, रॉयल्टी फ्री शेयर करते हैं। वेद उपनिषद का ज्ञान हो या जो भी हो, कभी किसी ने अपना नाम तक उसमें नहीं डाला कि ये मैंने लिखा है। ये तो दूर की बात है कि पेटेंट कराया हो। तो ये लोग उस चीज को पेटेंट कराकर जो पैसा कमाने का सोचते थे, वो युग भी अब जा चुका है। और वो युग भी जा चुका है कि WTO और IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब के दबाव में भारत झुकेगा। अभी भारत के साथ काफी सारे छोटे छोटे देश हैं जो भारत पर भरोसा करते हैं। और ये मुझे लगता है इस बार का जो नया भारत है वो उस समय के भारत से भी ज्यादा मजबूत है, जो गुट निरपेक्ष वाले गुट को नेतृत्व करता था। तो अभी काफी सारे देश हमारे साथ हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। वो चाइना, अमेरिका पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला केस भी हम जरूर जीतेंगे। अभी भी ये जो हमने ट्रिप्स वेवर का जो प्रस्ताव लाए तो 2 ही देश थे, आज 120 देश से ज्यादा उसको समर्थन कर रहे हैं। अब गिनती के कुछ यूरोपियन यूनियन के देश हैं या उनके पिछलग्गू कुछ देश हैं जो इस प्रकार की उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, अन्यथा पूरी दुनिया हमारे उस प्रस्ताव का समर्थन करे। ये बात ध्यान में रखनी है। वो करेगी, मतलब उस प्रस्ताव में यदि कोई देखे तो वैसे कुछ गलत है ही नहीं उसमें जो है वो मानवता के भलाई के लिए है। और हम कुछ ऐसी बात भी नहीं कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ भारत का फायदा है। हम तो बल्कि खुद वैक्सीन बना चुके हैं, हम दुनिया के भलाई की बात कर रहे हैं। तो वो तो मतलब आना ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो विरोध करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा, वो दुनिया को दिख जाएगा कि ऐसी महामारी के समय भी कौन पैसे कमाने के लालच में दुनिया के साथ, मानवता के साथ धोखा कर रहा है। तो इसमें निश्चित तौर पर जीत भारत की होगी, जीत मानवता की होगी। और ये वैक्सीन और साथ में जैसा कि आपने कहा दवाइयां यदि पेटेंट फ्री हो जाती हैं तो एक बहुत ही बड़ी राहत गरीबों के लिए दुनिया भर में हो जाएगी। क्योंकि जैसा आपने बताया लाख लाख रुपए की बेची जा रही थी, 4-4 हजार, 6-6 हजार की वैक्सीन। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी लूट थी। तो हम आशा करते हैं ये सारा का सारा चीजें जरूर बदलेंगी। और आपके नेतृत्व में जो स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।